हेलो बच्चों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे लाइव का, बट कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग आज रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बाद में देख लेना और कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये है हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमारे आसपास का अदृश्य विज्ञान, यानी कि हमारे आसपास जो भी हो रहे हैं उसका क्या है, अदृश्य विज्ञान। अध्याय 1 है और अभी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कर चुके हैं, तो अब बारी है सब्जेक्टिव को और भी बूस्ट करने की। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी क्लासेस होंगी, बट अभी सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है? गर्मियों के दिनों में दूध का फट जाना, यानी कि गर्मियों के दिन में अपने आप जब दूध रखा रह जाता है 1-2 घंटे के बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप फट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? अगला है लोहे के तवे पर जंग लगना, यानी कि जब लोहा का तवा रहता है और उसको ज्यादा दिन तक उसका यूज ना किया जाए तो उसमें क्या होने लगता है, उसको जंग लगने लग जाता है। उसके बाद है अंगूर का किण्वन, उसके बाद है हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना। क्या अभी कभी हम लोग ऐसा सोचे हैं कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हमारे पेट के अंदर भोजन का कैसे पाचन होता है, या फिर दूध कैसे अपने आप फट जाता है, या फिर लोहे पर जंग कैसे लग जाता है? तो यही सब हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब किसी पदार्थ का उसका क्या प्रकृति और पहचान क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है, दूध जो है वो क्या हो चुका है, फट चुका है। दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है, छेना या फिर पनीर। और ये है क्या है कि कोई भी लोहा का ये मानो क्या है, ये लोहा का क्या है, ये जंजीर, लोहे का जंजीर है। तो इसमें क्या हो चुका है, थोड़े टाइम के बाद क्या अपने आप जंग लग गया है। ये है हमारा फेफड़ा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला स्लाइड पे क्या है कि अभिक्रिया की पहचान, 4 मुख्य संकेत क्या है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि क्या है, पहला अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जो अगर ये इस शेप का है तो इस शेप में कैसे हो गया। फिर रंग में परिवर्तन, यानी कि अगर ये किसी और कलर का है, मतलब मान लो कि उदासीन है, तो ये फिर येलो कलर का कैसे हो गया। फिर है गैस का निष्कास, यानी कि अभिक्रिया जब होता है तो 4 प्रमुख क्या होते हैं, उसके पहचान होता है कि पहला बात तो वो क्या हो जाएगा, अपने अवस्था में चेंज कर देगा। दूसरा, उसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, उसमें से कोई ना कोई गैस निकलेगा। और चौथा, तापमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये टेम्परेचर को डिनोट करता है। ये गैस निकल रहा है, यहाँ पे रंग परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब यहाँ पे दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो चमकदार श्वेत लौह क्या होता है, उसमें निकलता है और श्वेत चूर्ण भी निकलता है। ये है मैग्नीशियम का क्या, रिबन, या फिर मैग्नीशियम का फीता। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसमें आग लगाया जा रहा है और इसको जलाया जा रहा है। तो जब जलता है तो इसमें किस कलर का लौह निकलता है, तो श्वेत और चमकदार लौह निकलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है समीकरण या रसायन की भाषा। क्या है, शब्द समीकरण, मैग्नीशियम। हाँ, मतलब कि अगर हम समीकरण को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिल रहा है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये तो शब्द में हो गया ना कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन अब हम इसको
क्या बोलते हैं, संकेत के रूप में कैसे लिख जाए, मतलब कि अब केमिस्ट्री के रूप में उसको हम कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम को किस चीज से दर्शाते हैं, तो Mg से, ऑक्सीजन को O2 से। तब मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हमको बना के दे रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना के दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे था मैग्नीशियम, यहाँ पे था ऑक्सीजन 2, अब ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, एलएचएस आपस में आरएचएस के क्या बराबर है या फिर नहीं है। अब हम इसका बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखो पहले यहाँ पे देख लो कि मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, तो कंकाली समीकरण। ये बात याद रखना, हो सके तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो नीचे में नोट है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, इसलिए संतुलन करना आवश्यक है। कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां पे ना तो द्रव्यमान का बनता है और ना ही वो द्रव्यमान नष्ट होता है, बल्कि एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म में वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहां पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना भी हमें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। समीकरण संतुलित करना, यही है हिट एंड ट्रायल विधि। मतलब कि अब हम समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, ये हम अपने माइंड से सोच के भी कर सकते हैं कि अगर इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस कैसे करें। क्योंकि कभी भी तराजू पे अगर एक साइड ज्यादा भार रख दिया जाए, एक साइड ज्यादा भार रख दिया, एक साइड कम भार रखा जाए, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है ना। तो दोनों को कैसे एक दूसरे को बैलेंस किया जाए, यही हम सीखेंगे। तो यहाँ पे है आयरन यानी कि फेरस, किसके साथ कर रहा है रिएक्शन, अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, तो H2O यानी कि जल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया बन रहा है, और अभिक्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है, फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 प्लस H2। अब ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आयरन है और यहाँ पे 3 आयरन है। यहाँ पे H2O यानी कि एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस होने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड समीकरण है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे कि एलिमेंट क्या क्या है। तो एलिमेंट में क्या है, तो आयरन है तो आयरन लिख दिए, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिए, उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे कि हाँ कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि LHS बराबर होता है किसके, RHS के। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा, वो समीकरण सही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आयरन है तो LHS में आयरन 1 है तो 1 लिख दिए LHS में, लेकिन RHS में आयरन कितना है, तो 3 है ना। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितना है LHS में, तो 2 है और RHS में 2 है, ये तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है LHS में और RHS में 4 है। तो आयरन और ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला को देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा वाला कौन है, तो ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन में RHS में कितना है, 4 है, जबकि LHS में कितना है, LHS में 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो LHS साइड में है उसमें हम कितना से गुना कर सकते हैं, तो 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन वाले में 4 सॉरी H2O में कितना से गुना कर दिए, 4 से। अगर हम 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये दोनों में गुना होगा, हाइड्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी। तो हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ पे S का मतलब क्या हो गया, सॉलिड। क्या हुआ, सॉलिड। और यहाँ पे G का मतलब क्या हो गया, गैस। और इसी तरह अगर कहीं किसी ब्रैकेट में L लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड। क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भौतिक आवश्यकता अवस्थाओं की संकेत, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्वस को क्या बोलते हैं, विलयन, जलीय विलयन। क्या बोलते हैं उसको, जलीय विलयन। ठीक ना। तो देखो
यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन वाले को क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए कि अगर हम LHS में 1 ऑक्सीजन है और RHS में 4 ऑक्सीजन है तो LHS में हम कितना से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम 4 से गुना कर दिए। अब देखो कि यहाँ पे जो फेरस था वो LHS में 1 है और RHS में 3 है, तो LHS में हमको गुना करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे हम कितना से गुना कर दिए, 3 से। अब देखो अभी भी अनबैलेंस हो गया। कैसे अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 एक और 4 यानी ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ पे भी 4 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। और मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्या क्या किए हैं, पहले देखो ऑक्सीजन का कितना से गुना किए हैं, तो 4 से, तो 4 से करना था तो हम यहाँ पे कर दिए हैं, अलग लिख देते हैं क्या, एक अलग लिख Fe प्लस H2O और क्या बना रहा है, Fe3O4 और प्लस में H2, है ना। तो क्या बताया है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था और यहाँ पे 4 था, तो हम क्या कर दिए, पहले गुना किए, तो गुना किए क्या 4, तो यहाँ पे हम 4 से गुना कर दिए और 4 से गुना किए हैं, तो उसके बाद ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। उसके बाद आयरन को किए हैं, तो आयरन इधर पे RHS में 3 है और LHS में 1 है, तो यहाँ पे कितना से कर दिए, 3 से कर दिए। अब देखो यहाँ पे जब हम 3 से करेंगे, 3 से यहाँ पे करेंगे जब, तो आयरन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया यहाँ से। लेकिन हाइड्रोजन 4 गुना 8, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। बस यही समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, 3Fe प्लस 4H2O प्लस वो बराबर हो गया है किसके, Fe3O4 प्लस 4H2 के, ठीक है। आगे बढ़ जा। जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं मतलब इतने दिनों में, अब बोर्ड एग्जाम सामने है, उनके लिए बहुत ही ये क्या हो जाएगा, फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक के। आगे बढ़ते हैं, अगला है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप देखो मान लो कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है, अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना दिए, तो पदार्थ AB बना दिए। क्या बना दिए, कोई पदार्थ A है कोई पदार्थ B है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिए, पदार्थ AB। तो ये क्या हुआ, A और B को क्या कर दिया, संयोजन किया ना, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब जैसे कि यहाँ देख लो कि क्या है, जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको, यानी कि नॉर्मल चूना जो है, अगर उसमें हम जल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पे जो क्यूक्लाइन है यानी कि CaO है, यानी कि चूना है, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CaO प्लस H2O क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में ऊष्मा, यानी कि जो चूना है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, बुझा हुआ चूना बना रहा है। अब देखो ये चूना जो था वो किस चीज फॉर्म में था, तो सॉलिड फॉर्म में था, और जो ये जल है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो बना है वो क्या है, एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन बन गया। अब वो क्या हो गया, जलीय विलयन बन गया, और इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि बुझा हुआ चूना दीवारों की सफेदी के लिए उपयोग होता है। तो हम लोग घर पे जो चूना का लेप करवाते हैं यानी कि दीवारों में, किसके लिए, ताकि वो दीवार क्या हो सके, चमक प्रदान कर सके। यह हवा को CO2 से क्रिया कर चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाता है, यानी कि CaCO3 भी बनाता है, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि जो भी अभिक्रिया ऐसे होंगे जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। देखो जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, आगे है श्वसन, उसके बाद है कंपोस्ट बनाना। यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन कैसे, तो देखो जो CH4 है उसको
O2 के साथ हम जब रिएक्ट करते हैं तो CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। अगला है श्वसन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा देता है और यह हमें जीवित रखता है। अगर हम श्वसन नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, तो नहीं रह पाएंगे। आगे है कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट कैसे बनता है, तो साग सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर क्या बनाना, कंपोस्ट बनना। इसमें भी ऊर्जा का क्या होता है, मतलब ऊर्जा इसमें निकलता है, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या मेरे बताने का तरीका सही है या फिर इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि कोई पदार्थ ए है, अब वो अभिक्रिया करके क्या कर रहा है कि दो पदार्थों में बट जा रहा है, यानी कि बी और सी में बट जा रहा है। यानी कि कोई भी पदार्थ एक पदार्थ है, अब वो क्या कर रहा है, बी और सी में क्या हो रहा है, बट रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि कुछ भी एक पेपर हो, मान लो ये कलम है, अगर हम इसको बीच से, ये एक पदार्थ है, अभी एक कलम है, ठीक है, और इसको अगर हम बीच से तोड़ दें तो ये दो पार्ट में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा। वही बात है कि अगर कोई पदार्थ ए है और ये कितने पार्टों में बट रहा है, तो दो पार्टों में, यानी कि बी और सी, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को वियोजन कर रहा है, संयोजन कर रहा था जब दो पदार्थ एक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक पदार्थ दो बन रहा है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, वियोजन कर रहा है। उष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मी किसे कहते हैं, ऊर्जा की जिसे आवश्यकता होती है, मतलब कि जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलता है तो उस उष्माक्षेपी बोलते हैं, लेकिन जब किसी अभिक्रिया में हमें उष्मा की आवश्यकता होती है तो उस क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि देख लो कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो हरा रंग बदल जाता है, विशिष्ट गंध भी देता है। यानी कि जो फेरस सल्फेट FeSO4 है, इसको जब हम गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है और तथा एक गंध भी देता है। तो यहाँ पे वो रिएक्शन लिखा गया है कि FeSO4 यानी कि जो सॉलिड है, अगर उसमें हम क्या करें, उष्मा दें तो क्या बनता है, तो Fe2O3 यानी कि फेरस सल्फेट क्या चीज में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, और साथ में निकलता है SO2 गैस, और साथ में निकलता है SO3 गैस। यानी कि क्या बन रहा है, देखो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है यानी कि उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियोजन के अन्य रूप क्या है, देखते हैं। तापीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। वियोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तापीय वियोजन, एक है क्या, प्रकाशीय वियोजन। तापीय वियोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम गर्म करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और NO2 और O2 प्राप्त होता है, ठीक ना। और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, तो धूसर कलर का हो जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पर वो किस कलर का हो जाता है, धूसर कलर का होता है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड का जो यूज है वो किस में किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। देखो 2AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, Ag प्लस Cl यानी कि 2Ag, वो तो बैलेंस किया गया है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है कि जब जब जल में क्या दिया जाता है, जल, देखो यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है ना, तो यानी कि जल को जब हम क्या देते हैं, विद्युत के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। मतलब जल में जब हम विद्युत का प्रवेश करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन और
O2 यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो जो H2 होता है वो किस पे प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो किस पे प्राप्त हो रहा है, तो हमें कैथोड पे प्राप्त हो रहा है। और जो ऑक्सीजन है वो किस पे प्राप्त हो रहा है, तो एनोड पे प्राप्त हो रहा है। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि हाइड्रोजन गैस जो है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है यानी कि जल का जो अपघटन है, उसमें हाइड्रोजन किस पे आता है, एनोड या फिर कैथोड। तो याद रखना क्या हो जाएगा आंसर, कैथोड। और पूछा जाएगा ऑक्सीजन किस पे आता है, एनोड या कैथोड, तो बोलोगे एनोड पे आता है। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के को हटा देता है, यानी कि पिछली बार हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो विस्थापन और द्विविस्थापन ये सभी अभिक्रिया को क्या किए हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो उसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि विस्थापन क्या है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो ज्यादा पोजीशन वाला, जो ज्यादा अच्छा पोजीशन पे रहता है वो अपने से कम पोजीशन वाले को क्या कर सकता है, कभी भी रिप्लेस कर सकता है, कभी भी उसको हटा सकता है। उससे हम समझ सकते हैं। देखो एक बीकर लिए हैं, यानी कि मतलब एक कंटेनर लिए हैं या फिर एक ग्लास लिए हैं, इतना समझ लो। उस ग्लास में CuSO4 डाले हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट को डाले हैं, और उसमें एक क्या डाले हैं, नया कांटी डाल दी है। ठीक, अब इसमें क्या किए हैं, रिएक्शन हुआ है। अब रिएक्शन होने के बाद हम क्या प्राप्त हो रहा है कि अब देखो ये जो नया कील था यानी कि जो कांटी था, अब उसमें क्या हो चुका है, जंग लग चुका है, भूरा कलर का दिख रहा है ना, ये नया था और उसमें अब भूरा कलर दिख रहा है। और यहाँ जो नीला विलयन था अब ये हल्का हरा कलर का दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आया कि नहीं आया। तो वही लिखा हुआ है कि लोहे यानी कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है। यानी कि जो आयरन है, कील किस चीज का होता है, आयरन का ही होता है, यानी कि लोहा का ही होता है। तो जो लोहा है यानी कि आयरन है वो अब कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब उसमें हम डालें तो जो आयरन है यानी कि लोहा है वो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। और अधिक क्रियाशील होने की वजह से वो क्या कर दिया, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो इसी वजह से अगर हम इसका समीकरण लिखते तो क्या होता है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिल रहा है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर, यानी अब कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, और फेरस सल्फेट अलग हो गया, इसीलिए उसका रंग भी चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। आयनों का आदान प्रदान करना, आयनों का जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसको बोला जाता है द्विविस्थापन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब देखो सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 को जब हम BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, तथा साथ में NaCl। और जो बेरियम सल्फेट होता है वो क्या होता है, अवक्षेप के रूप में रहता है। जैसे कि देखो ये क्या डाल रहे हैं, सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं यानी कि Na2SO4 डाल रहे हैं, और साथ में बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 डाल रहे हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा आपस में तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 ये प्राप्त होगा। और ये ठोस के रूप में, देखो ये दोनों हम एक ठोस डाले थे और लेकिन हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये ठोस के रूप में जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं, तो सफेद अवक्षेप बोलते हैं। और साथ में प्राप्त हो रहा है 2NaCl एक्वस। ठीक है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि जो बच रहा है तो उसको अवक्षेपण बोल रहा है, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है तो इसी वजह से। अगला है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन। उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन। और अपचयन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा।
याद रखना उपचयन में क्या होता है हमेशा देखो इंग्लिश से याद कर सकते हैं इसको कि क्या है इसका उपचयन का इंग्लिश ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है ना। तो इसका स्टार्टिंग क्या हो गया, ऑक्सी से स्टार्ट हो रहा है और ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि जहां ज्यादा ऑक्सीजन यानी कि वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन तो कम ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। अब देखो रिडक्शन में तो जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ज्यादा आ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो इसी से पता कर सकते हैं उपचयन इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का क्या होगा कमी होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है, उसको अपचयन बोल देंगे। अब देखो इसको एक समीकरण से हम लोग समझते हैं कि जब CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ ताप देकर क्या करते हैं अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या था ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया और कॉपर अलग हो गया। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या बोलते हैं तो रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया है अपचयन हुआ है, क्या हुआ है अपचयन हुआ है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का ही हो गया यानी कि उपचयन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है कि ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं तो उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उपचयन। अब देखो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है तो इसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी क्या करना सभी लोग ध्यान रखना कि जो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है वो क्या होता है जब एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे रिडॉक्स। जैसे कि इसमें दोनों हो रहा है, पहले क्या हो रहा है तो अपचयन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है तो उपचयन हो रहा है। ठीक, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दैनिक जीवन में प्रभाव। अब देखो दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो संक्षारण क्या होता है, देखो जो संक्षारण होता है वो क्या है, जब धातु अम्ल या नमी की संपर्क में आती है तब क्या होता है कि लोहे पर लाल भूरी जंग, चांदी पर काली परतें, तांबे पर हरी परत आ जाती है। देखो इसका हम डेली लाइफ में यूज कर सकते मतलब देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो अगर किसी के पास साइकिल है या फिर लोहे का कोई भी चीज है, बेंच है या फिर कुछ भी है अगर लोहा का, अगर उसको छोड़ दे ऐसे ही बाहर खुले में, वहां पे बारिश होगा, नमी आएगा, धूप पड़ेगा, उसके बाद उसमें क्या होने लगेगा जंग लगने लगेगा। लेकिन और साथ में एक ये लाल लोहे पर लाल भूरी जंग तो समझ में आ गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे फोटो भी है, जंग लगा हुआ है जंजीर में। आगे है चांदी पर काली परतें, तो अगर कोई चांदी का कोई आभूषण पहनता हो, रिंग या फिर कुछ भी चांदी का पायल समझ लो, पायल अगर कोई पहनती है किसी की मम्मी दीदी या फिर कोई भी, तो उस पायल पे क्या हो जाएगा कुछ दिनों में क्या हो जाता है एकदम व्हाइट रहता है। जब हम नया खरीदते हैं तो क्या रहता है एकदम व्हाइट रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पे क्या होने लगता है काली परतें जम जाती है। और उसके बाद है तांबे पर हरी परत, यानी कि किसी के पास तांबे का जग होगा या फिर कोई बर्तन होगा तांबे का, तो देखोगे अगर उसको छोड़ दिया जाए नमी में तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा उस पे हरा कलर का क्या होने लगेगा परत आने लगेगा। आगे है विकृत गंधिता, यानी कि अलग टाइप का उसमें से दुर्गंध आना, यानी कि वसा तेल युक्त भोजन का हवा यानी कि O2 से क्रिया करना, जैसे कि स्वाद और गंध खराब हो जाना। मान लो ये चिप्स का पैकेट, मान लो कि है ही चिप्स का पैकेट है, अगर ये एक्सपायर हो जाता है या फिर एक्सपायर नहीं भी होता है, अगर हम इसे खोलकर थोड़ा सा खाकर खोलकर इसको छोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा अपने आप खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि इस क्या कर लेगा जो इसका वसा यानी कि तेल है, चिप्स है तो वसा यानी कि तेल में ही छाना होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हवा से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या हो जाएगा इसका स्वाद में भी चेंज आने लगेगा और इसका गंध भी आने लगेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा पुराना चीज अगर वो खुले में है तो उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सुरक्षा और बचाव, यानी कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। संक्षारण से बचाव, यानी कि
अगर हम मेरे लोहे किसी सामान में, यानी कि जो लोहा का सामान है उसमें अगर जंग लग जा रहा है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं संक्षारण से, यानी कि उसको पेंट करके बचा सकते हैं, ग्रीस लगा के बचा सकते हैं और जस्तीकरण करके बचा सकते हैं। ये सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत काम है और सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छा से काम देगा। तो जस्तीकरण को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो संक्षारण के बचाव, मान लो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि संक्षारण के बचाव के कितने तरीके हैं, तो लिख सकते हो पेंट करना, ग्रीस लगाना या फिर जस्तीकरण करना। ठीक ना। आगे है भोजन का बचाव। देखो गेट वगैरह रहता है लोहा का किसी का, तो क्या कर देते हैं उसको थोड़े दिन बाद उसपे पेंट करवा देते हैं ताकि वो क्या नहीं हो सके, जंग ना लग सके। आगे है भोजन का बचाव, वायुरोधी बर्तन यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स का उपयोग, यानी कि हाँ मान लो कि जो चिप्स है अब उसको हम खा के खुले में छोड़ दिए तो वो क्या कर रहा है, वायु से अभिक्रिया करके उसमें स्वाद में भी चेंज आ रहा है और उसमें गंध भी आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर्स अब आता है मार्केट में, उसमें क्या कर सकते हैं कि पैकेट को खोल के और उसमें डाल सकते हैं ताकि वो हवा के साथ अभिक्रिया ना करे और वो खराब ना हो। तो इसका यूज कर सकते हैं, वायुरोधी बर्तन या फिर एयर टाइट कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। आगे है प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं कि चिप्स के पैकेट या फिर कुरकुरे के पैकेट में ऐसा क्या रहता है जिससे उसका क्या नहीं होता है, उपचयन न होता है। तो क्या होता है बताओ? तो उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो उपचयन नहीं कर पाता है। ये याद रखना, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, हमारे जीवन का आधार है। तो फर्स्ट चैप्टर इसी तरह हम लोगों का क्या हो रहा है, समाप्त हो चुका। तो आज का क्लास कैसा लगा हो सभी लोग कमेंट करके बता दे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे चैनल का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, सभी बच्चे उसमें ज्वाइन हो जाए ताकि सभी नोट्स आपको मिल सके। ये क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा उस ग्रुप में, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या हो सके, बेहतर हो सके। बाकी के लिए कल मिलते हैं, ठीक है।